चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टूल्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे 10th एंड हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। और सिर्फ क्वेश्चंस हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशंस भी समझेंगे चीजों को। ठीक है, फिर चलो एक एक करके हम चीजों को स्टार्ट करता हूँ। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि अगला जो वीडियो है वो कौन से चैप्टर पे चाहिए। ठीक है, चलो अब एक एक करके यहाँ पे चीजों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आ जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1A हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है, जबकि आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट दी सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है, क्या बोला है, इट मे बी सेड, 2 मिनट। ठीक है, इट मे बी सेड दैट वाज द डैश वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है मार्च और दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वोल्टेयर है। वोल्टेयर को क्या कहा जाता है, वोल्टेयर को फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल की जब कोई भी बात आती है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो क्लास स्ट्रगल, ये जो टर्म यूज किया गया था, ये आपकी कार्ल मार्क्स द्वारा क्या यूज किया गया। तो हमेशा जब भी कार्ल मार्क्स, जब भी क्लास स्ट्रगल की बात हो तो आपको एक ही बंदे को याद रखना है, जो है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1B, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। यहाँ पे देखो एक पूरा जो लिस्ट दिया हुआ है हमें, किसका दिया है, हमें जो स्कॉलर्स थे उनका नाम दिया हो गया, और दूसरा क्या, उनकी जो किताबें थी उन किताबों का क्या नाम हमें दिया हो गया है। ठीक है, अब इसमें से हमें यह आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा इसमें से जो जो पेयर है वो गलत है, कि थिंकर कोई और है और किताब का नाम कुछ और दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सीधी अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पे गलत आंसर निकल के आ जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने आपका डिस्कोर्स ऑन द मेथड नहीं लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था, दास कैपिटल, ये जो बुक थी वो लिखी थी। फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। अब इसमें थिंकर्स का नाम दिया, देखो कार्ल मार्क्स दिया, माइकल फौकॉल्ट, लियोपोल्ड वॉन्डर के हेरोडोटस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें गलत पार्ट क्या निकल के आ जाता है, आपका कार्ल मार्क्स से अगेन निकल के आ जाता है। कार्ल मार्क्स बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपका दूसरा क्या था, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। आपको बोला गया रहेगा कि एग्जाम में नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, आपको ये दिया रहेगा और आपको 4 चीजें दी गई रहेंगी, 4 बॉक्सेस दिए रहेंगे, आप उसको फिलअप करना रहेगा। आपकी कोई भी 4 नोटेबल जो स्कॉलर्स बुक में दिए उनका नाम लिखे। सबसे पहले इसमें आ जाता है लियोपोल्ड वॉन्डर के, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर आता है रेन डेस्कार्ट्स, फिर आता है वोल्टेयर, और फिर क्या आता है आपका कार्ल मार्क्स। ये वाली चीज क्या निकल के आ जाती है। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 2B, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आ जाता है आपका, एनालिस्ट स्कूल का निकल के आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2020 में पूछा गया था। क्या बोला गया, एनालिस्ट स्कूल जो है एक नया तरीका था आपके क्या हिस्ट्री को लिखने का, जो कि शुरू हुआ था फ्रांस में आपके 20th सेंचुरी के अर्ली में। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा क्या स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि ये जो चीज थी ये स्टार्ट कब हुई थी, फिर उसके बाद किसने स्टार्ट किया था वो, और ये है क्या एक नया तरीका, एक फ्रेश अप्रोच है क्या हिस्ट्री को लिखने का। अब ये जो स्कूल था, ये जो तरीका था हिस्ट्री लिखने का, ये क्या मानता था, ये मानता था कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में नहीं है, उनके जंग के बारे में नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। हिस्ट्री किसके किसके बारे में, टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल क्लास हो गया, और कैसे उस पर्टिकुलर टाइम पे लोग सोचते थे और साथ ही साथ किस तरीके से रहा करते थे, इन सभी चीजों का एक मिक्सचर आपका क्या हिस्ट्री होता है। सिर्फ अगर हम हिस्ट्री में राजा महाराजा, लड़ाई, शतरंज, जो चीजें करी जाती थी, अगर सिर्फ उनके बारे में ही लिखेंगे तो वो हिस्ट्री प्रॉपर होगी नहीं। ऐसा किसका कहना था, ये एनालिस्ट स्कूल का कहना था। नेक्स्ट क्या आता है, डायलेक्टिक्स आता है, जो आपके मार्च 2023 में क्या बोला गया था। अब यहाँ पे देखो, द मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन 2 डायरेक्ट अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स। जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं, हम ऑपोजिट्स का मदद लेते हैं, ऑपोजिट का मदद लेते हैं। जैसे मुझे अच्छा जानना है, तो अच्छा जानने के लिए मैं जब मैं बुरे की मदद ले रहा हूं, बुरा क्या उसका ऑपोजिट है, तो इस तरह की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेक्टिक क्या कहते हैं। ये दिया किसके द्वारा किया गया था, ये कंसेप्ट ये दिया गया था जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल द्वारा ये जो चीज थी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब हेगल का मानना ये था कि अगर किसी भी ह्यूमन माइंड को अगर हमें कोई भी चीज समझानी है तो हमें समझानी है तो हमें साथ ही साथ उसका क्या, उसका जो अपोजिट होता है वो भी बताना पड़ेगा। जब हम उसके अपोजिट को भी बताएंगे तब जाके वो इंसान को वह चीज जो होती बहुत ही बखूबी क्या समझ में आती है। अब ठीक है, अब इस मेथड के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं। जो आइडिया हम इसके स्टार्टिंग में प्रेजेंट करते हैं हम लोग थीसिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी मुझे सिखाना चाहती है कि अच्छा क्या होता है, तो मम्मी मुझे सबसे पहली चीज बताती है अच्छा क्या है। तो जो ये स्टार्टिंग में एक आइडिया प्रिजर्व हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीसिस। फिर उसके बाद मम्मी मुझे बताएगी थोड़ी देर बाद कि बुरा क्या होता है। अब बुरा मुझे बता रही है तो ये क्या हो गया आपका अपोजिट आइडिया हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीथीसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
एंटीथेसिस बोलेंगे। और जब हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अच्छा के बारे में भी हमें बताया गया, बुरे के बारे में बताया गया, और ये दोनों ही चीजों एनालाइज होने के बाद जब मुझे जो चीज समझ में आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे, क्योंकि एक फाइनल नया आइडिया ना कि मैं क्या समझू कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, तो मेरे खुद का एक आइडिया प्रेजेंट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। ये क्वेश्चन अगस्त 2022 में पूछा गया था। क्या बोला गया, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह की हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आइडियाज थे, ठीक है, जो फंडामेंटल्स थे, जो बेसिक्स थे, एक फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को शेप किसने किया था, ये शेप किया गया था क्या, फ्रेंच स्कॉलर साइमन डी बेवियर द्वारा, ठीक है, साइमन डी बेवियर द्वारा। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी फोकस किस पे करता है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी वुमेन्स के जो लाइफ के हर एक जो एस्पेक्ट्स थे पास्ट में उनको समझने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ये जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव वाली जो हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री को वापस से वो मेल डोमिनेशन के हिसाब से भी क्या सोचने की कोशिश करता है। समझ में आ गया। अब ये जो अप्रोच था, ये अप्रोच क्या कर रहा था, ये अप्रोच जो था वुमेन्स की लाइफ को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा था, और जिसमें उनकी जॉब्स आती थी, उनका रोल क्या होता था ट्रेड यूनियन में, उसको समझने की कोशिश करता था। साथ ही साथ ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनके राइट्स को के लिए सपोर्ट करती थी, फैमिली की लाइफ कैसी थी, जॉब की लाइफ कैसी थी, और ऐसी बहुत सारी चीजों को क्या समझने की कोशिश करता है। अब ईयर 1990 में, अब यहां पे अगर बात करूं, ये जो पर्सपेक्टिव था वुमेन्स का, ये क्या रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, और फिर उसके बाद वुमेन्स को एक इंडिपेंडेंट सोशल ग्रुप क्या हिस्टोरियल राइटिंग में क्या दिया गया, ये दर्जा जो था वो क्या प्रोवाइड करवाया गया। क्लियर हो गया इतना चीज। नेक्स्ट, अब आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या बोला गया, फकोल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया, 2020 और मार्च 2024 में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्या बोला गया, माइकल फकोल्ट एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे 20th सेंचुरी के, जिन्होंने एक हिस्ट्री को स्टडी करने का एक नया तरीका क्या हमें बताया था। अब इनका मानना यह था कि हम हिस्ट्री को जो टाइम के हिसाब से हम अरेंज करेंगे, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हम अरेंज करते हैं, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा जो एक टाइम से दूसरे टाइम में जो चीजें चेंज हो रही है, जो चीजें बदल रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या समझना चाहिए। समझ में आ गया, और तभी हम जाके क्या एक अल्टीमेट ट्रूथ तक क्या पहुंच पाएंगे, वरना हम पहुंच नहीं पाएंगे। साथ ही साथ फकोल्ट ने इस मेथड को क्या नाम दे दिया, इस नाम दे दिया द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। क्यों, क्योंकि हमेशा से फोकस किस पे करता था, आपके चेंजेस पे, बदलाव पे। आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, जो ट्रांजिशंस होते हैं टाइम टू टाइम, उसी चीज को हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इसलिए ये स्टडी भी क्या करता था, तो टाइम में जो बदलाव हो रहा है इसी पे फोकस करता था, इसलिए इसको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का कहा जाता था। और आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका बोलते हैं वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब वोल्टेयर को फाउंडर क्यों कहा जाता था मॉडर्न हिस्टोग्राफी का, हम ये समझते। ये क्वेश्चन मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहली चीज, वोल्टेयर क्या थे, वोल्टेयर एक फ्रेंच स्कॉलर थे जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, फ्रांकोइस मारी आरोएट था। क्या था, फ्रांकोइस मारी आरोएट था। अब इनका मानना क्या था, इनका मानना यह था कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे हमें सिर्फ जो फोकस जो है, हमें फैक्ट्स और डेट्स पे सिर्फ नहीं करना चाहिए, हमें साथ ही साथ जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो ट्रेड होती है, जो इकोनॉमी होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, इन सभी के चीज पे भी हमें फोकस करना चाहिए। और जब हिस्टोग्राफी हम लिख रहे हैं तो इन सभी चीजों को भी हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, इनका भी डिस्क्रिप्शन हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये इनकी हमेशा से कोशिश रही थी कि ये जो ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स है, उन सभी एस्पेक्ट्स पे क्या करें, ध्यान दे और उसको समझने की कोशिश करें। अब इनकी इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जो हिस्टोग्राफी था वो इंप्रूव हो रहा था, और इसलिए इनको क्या कहा गया, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो उपाधि क्या दी गई। ठीक है, अब आता है हमारा एक आता है आंसर इन डिटेल, दो चीजें। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आता है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, जो मार्च 2019 में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कार्ल मार्क्स ने भी, अगर मैं बात करूं, एक नया तरीका सिखाया हमें कि हिस्ट्री को हम किस तरीके से क्या सोच सकते, किस तरीके से चीजें है हिस्ट्री की, ये चीज हमें समझाने की कोशिश की थी आपके लेट 19th सेंचुरी में। और कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आपके रियल पीपल्स के बारे में नहीं है, उनकी हिस्ट्री जो है रियल पीपल्स के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। ये कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी होती नहीं है। अब ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बात किया। ह्यूमन रिलेशनशिप पे बात करते हुए इन्होंने ये कहा
कि जो हमेशा जो दो इंसान होते हैं, दो इंसानों के बीच में एक रिलेशन या फिर एक रिश्ता क्यों होता है? जब कभी भी उन दो इंसानों की एक दूसरे से जो एक जरूरत होती है अगर वो पूरी हो रही होगी, अगर एक नीड जो होती है अगर वो पूरी हो रही होगी, तभी दो इंसान क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं, वरना वो रिश्ता रखते नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा क्या बोला है? तीसरा इन्होंने सोसाइटी के डिवीजन के बारे में बात किया। इन्होंने ये बोला कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी अलग अलग क्लास में डिवाइड है। हमने देखा है एक होती है हायर क्लास होती है, एक होती है मिडिल क्लास होती है, एक होती है लोअर क्लास होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो आपकी जो क्लासेस होती है, क्लासेस फॉर्म कैसे होती है? देखो हर एक क्लास कैसे फॉर्म होती है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी एक प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी सामान चाहिए रहता है, वो सामान को सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया? अब जिन भी क्लास को सबसे ज्यादा अगर वो रिसोर्स मिले तो उनको हम लोग हाई क्लास बोलते हैं, जिनको कंपेरेटिवली एक एवरेज मिला है उनको हम लोग लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे, और जिनको एकदम ना के बराबर वो रिसोर्स क्या बटे हुए हैं, जिनमें ना के बराबर रिसोर्स बटे हुए उनको हम लोग लोअर क्लास क्या कहते हैं। ठीक है। अब कार्ल मार्क्स का मानना यह था कि जो हिस्ट्री है एक स्टोरी होती है क्लास स्ट्रगल की, कैसे एक एक क्लास क्या करता था, स्ट्रगल करता था, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या इश्यूज आते हैं, इन चीज को समझने में हेल्प करता है। और यहाँ पे ये भी चीज बताती है कि जिस क्लास के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते थे वो क्लास क्या करता था, जो उससे डिमिनिश होता था या फिर जिनके पास रिसोर्सेज ना के बराबर होता था या फिर सबसे कम होता था, उनको हमेशा क्या करता था, हरास करता था, उनको परेशान करता रहता था। उनकी एक किताब उन्होंने लिखी थी, इसका नाम क्या था, दास कैपिटल, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है और देखी जाती है। अब ये विथ हिज क्लास थियोरी कार्ल मार्क्स प्रोवाइडेड अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड सोसाइटी। अब इनकी जो क्लास थियरी थी, इस क्लास थियरी से इन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक नया नजरिया दिया, एक जरिया दिया कि एक इंसान किस तरीके से सोच और समझ सकता है। समझा? अब आता है आपका फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पिछले जो गिव रीजन थे, इस गिव रीजन में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। सेम आंसर है, सेम तरीके से कुछ भी चेंज है नहीं, यही सारे पॉइंट्स आपको वहां पे भी क्या इंक्लूड करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी, होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर होगी, हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। मिलता है वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।